फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका और आप सभी का स्वागत है फार्मेसी इंडिया में। तो आज हम देखने वाले हैं जो लास्ट टाइम सीएसवीटी का पेपर आया था, क्वेश्चन पेपर आया था, वो किस तरीके से आया था। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं हिंट मिलती है पुराने क्वेश्चन पेपर से कि आगे आपको किस तरीके से लिखना है, कितना लिखना है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं या क्या क्या क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सीएसवीटी का फार्माकोथेरेपेटिक्स का पुराना क्वेश्चन पेपर सॉल्व वो की जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों ने फार्मेसी इंडिया की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, नए हैं फार्मेसी इंडिया के लिए, तो फार्मेसी इंडिया की ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, ई नोट्स, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। इन केस आप डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो farmacyindia.co.in को आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट मिलता है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, जॉब की अपडेट्स मिलती हैं, आरवी फार्मासिस्ट से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलता है, फार्मेसी इंडिया का कंटेंट मिलता है। प्लस आप अगर फर्स्ट ईयर में है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर में है और आप मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो तैयारी करते हैं मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करते हैं, तो उन लोगों के लिए जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं मॉडल पेपर से, ये बायलिंगुअल लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में हमारे पास है। तो डी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए मॉडल पेपर जो कि फ्री डिलीवरी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप जा सकते हैं, मॉडल पेपर से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डी फार्मा सेकेंड ईयर के हैं स्टूडेंट हैं और अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं मॉडल पेपर से, तो डी फार्म सेकेंड ईयर के लिए भी फ्लिपकार्ट पे मॉडल पेपर अवेलेबल है। प्लस साथ में कई बार ऐसा होता है कि आप लोग तैयारी बहुत अच्छी करते हैं लेकिन आपके पास नोट्स नहीं होते हैं, फिर बहुत लास्ट टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि कोई नोट्स होने चाहिए, तो नोट्स अवेलेबल हैं फ्लिपकार्ट पे, अवेलेबल है डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप जाइए फ्लिपकार्ट से अपने नोट्स के लिए ऑर्डर कर सकते हैं और इस नंबर को कॉल करके भी आप अपने नोट्स को, अपने मास्टर नोट्स को मंगा सकते हैं। डी फार्म एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको भी चाहिए कोई एमसीक्यू की बुक की, हाँ हमारे पास ढेर सारे एमसीक्यूज होने चाहिए, तो डी फार्म एग्जिट एग्जाम फार्मेसी इंडिया एक बुक लॉन्च कर चुका है जो कि स्टूडेंट्स की ही डिमांड पर लाई गई थी, जिसमें हमारे 11 के 11 सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं। तो बुक लेने के लिए आप बैनर पे क्लिक कर सकते हैं, ये बुक आपको मिल जाएगी बैनर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे। इन केस आपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है फार्मेसी इंडिया के, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी तरीके का अपडेशन अगर आपको मिलता है जॉब रिगार्डिंग, कॉलेज रिगार्डिंग, कोई भी न्यूज़ अपडेट मिलती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, डी फार्म से रिलेटेड या फिर कोई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ही मिलता है। इन केस आपको कोई पीडीएफ चाहिए नोट्स का या कोई भी जो क्लास होती है वो भी आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ही मिलता है। तो यहाँ पर थी आपकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट फार्मेसी इंडिया। तो चलिए देखते हैं कि पिछले साल लास्ट ईयर हमारा क्या क्वेश्चन पेपर बना था फार्माकोथेरेपेटिक्स का। तो देख रहे हैं आप, फार्माकोथेरेपेटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर था कितने घंटे का था, 3 घंटे का था, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, जिसमें आपके 3 सेक्शन थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड आप देख रहे हैं सेक्शन सी। तो 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर बना था। फर्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जिनका आपको बहुत 1 या 2 लाइन में आंसर लिख के खत्म करना है, कोई कहानी नहीं लिखनी है, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, सिर्फ 1 या 2 लाइन में अपना आंसर लिखना है और अपने आंसर को जस्टिफाई कर देना है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट में ही फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो देखिए, आप फार्माकोथेरेपेटिक्स या कोई भी जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन हमेशा पूछी जाती है, तो डिफाइन करना है फार्माकोथेरेपेटिक्स का कि फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या है। तो देखिए, सबसे पहले फार्माकोथेरेपेटिक्स जानते हैं क्या है। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या स्टडी है जहाँ पर ड्रग्स को यूज किया जाता है, कह सकते हो ड्रग की स्टडी है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिजीज को ट्रीट करते हैं या फिर पेशेंट केयर को मैनेज करते हैं। पेशेंट की केयर ली जाती है, डिजीज से प्रिवेंशन दिया जाता है, डायग्नोस किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, दैट इज फार्माकोथेरेपेटिक्स। वहीं हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था एंजाइना पेक्टोरिस, डिफाइन एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, एक लाइन में अपना आंसर लिखना है। जैसे एंजाइना पेक्टोरिस क्या है कि एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन है, चेस्ट में पेन होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो हार्ट में ब्लड फ्लो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन वहीं अगर सेक्शन ए की हम बात करें तो गॉइटर पूछा गया है। तो गॉइटर क्या है,
आपने सुना होगा घेंगा, ठीक है, तो राइट अ नोट ऑन घेंगा, गॉइटर, ठीक है। तो गॉइटर क्या है? गॉइटर एक एबनॉर्मल एनलार्जमेंट है कि एबनॉर्मल तरीके से थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है, गला से फूला फूला सा हो जाता है, और ये किसकी कमी से हो रहा है? आयोडीन की कमी से, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, और थायराइड डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या था? डिफाइन स्केबीज। तो स्केबीज क्या है? स्केबीज हमारा कंटाजीनियस कॉन्टाजीनियस स्किन कंडीशन, एक स्किन की ऐसी कंडीशन है जो कि फैल जाती है। किससे फैलती है? बाय टाइनी माइट्स। जो माइट्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो काट लेती हैं, जिसकी वजह से स्केबीज होता है और ईचिंग और रैशेज जैसी कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डायबिटीज मेलाइटिस। तो डायबिटीज मेलाइटिस हम सभी को पता है कि बहुत कॉमन है, आजकल सुनने में आता है। तो डायबिटीज मेलाइटिस एक ऐसी डिजीज है जिसमें हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है। कहने का मतलब हमारे ब्लड के अंदर शुगर की लेवल बढ़ जाती है, और ये किसकी वजह से हो रहा है? इंसुलिन के सही तरीके से काम ना करने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन ग्रेव डिजीज। तो ग्रेव डिजीज क्या है? ग्रेव डिजीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इंग्लिश में समझा रहे हैं लेकिन हम बोल हिंदी में रहे हैं। तो आप देख रहे हो ग्रेव डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज डिसऑर्डर है जिसमें क्या हो रहा है? थायराइड जो है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा थायराइड ग्लैंड का एक्टिवेशन हो जा रहा है, मतलब थायराइड ग्लैंड जो थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस कर रही है वो बहुत ज्यादा कर रही है, ओवर स्टिमुलेशन कर रही है, जिसकी वजह से वेट लॉस, रैपिड हार्ट बीट और बल्जिंग, आईज में बल्जिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गिव एग्जांपल ऑफ ड्रग्स दैट कॉज ब्रोंकोस्पाज्म। तो ऐसी ड्रग्स जो कि ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करती है, एफेड्रिन है, आइसोप्रोटीनोल है, और ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करती है? नॉन सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है लेकिन इसके लिखने की भी जरूरत कुछ नहीं है। प्रोपेनोलॉल भी है, एटेनोलॉल भी है, बीटा ब्लॉकर की कैटेगरी को बिलोंग करती है। नेक्स्ट है डिफाइन सीओपीडी। तो सीओपीडी क्या है? सीओपीडी हमारा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। कई बार क्या होता है, आप लोग ना कंफ्यूज हो जाते हो कि सीओपीडी की डेफिनेशन पूछी गई है या फिर सीओपीडी की फुल फॉर्म पूछी गई है। देखो, अगर फुल फॉर्म पूछनी होगी तो वहां पर लिखेगा वो कि हाँ फुल फॉर्म लिखिए, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? डिफाइन सीओपीडी। तो डेफिनेशन पूछ रहा है वो सीओपीडी का। तो सीओपीडी की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म लिखनी है, देन उसके बाद बता रहे हैं सीओपीडी एक लंग कंडीशन है। एक लंग की ऐसी कंडीशन है जो कि धीरे धीरे बढ़ती है, जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। किसकी वजह से हो रहा है? स्मोकिंग, पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। कफिंग, स्नीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और कफ वीजिंग जैसी हमें कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग्स फॉर्मूला एंड फ्राइड्स फॉर्मूला। क्या है ये? देखो, इनके फॉर्मूला लिखना है, डेफिनेशन नहीं पूछी गई है, तो फॉर्मूला लिखना है। आप लिखने को लिख सकते हो कि इन्फेंट की डोज को सेलेक्ट करते हैं हम यंग फॉर्मूला और फ्रेड्स फॉर्मूला की हेल्प से। तो यंग फॉर्मूला क्या है? डोज ऑफ चाइल्ड, आप देख रहे हो, एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर, जितने साल का बच्चा है उसकी एज लिखनी है, फिर जितने साल का बच्चा है प्लस 12 इनटू अडल्ट डोज। क्लियर है? ऐसे हमारा फ्राइड फॉर्मूला है, देख रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है कि राइट या फिर डिफाइन ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा क्या है? ग्लूकोमा एक आई का डिजीज है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, जो हमारी आंखों की ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जा रही है, जिसकी वजह से आई के अंदर जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है और आंखों की रोशनी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिप्रेशन। तो डिप्रेशन क्या है ना, आप देखते हैं डिप्रेशन क्या है। तो डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल डिसऑर्डर वाली कंडीशन है जिसमें जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक सैड रहता है, उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, ठीक है, इमोशनल फिजिकल उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ऐसे डाउन रहती है, उसकी डेली रूटीन की जो लाइफ है वो अफेक्ट करती है। तो ये बात हो गई हमारे सेक्शन ए की। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया शॉर्ट आंसर टाइप। यहां पर क्वेश्चन में क्या था? वेरी शॉर्ट में हमने 1 या 2 लाइन दिया। अब शॉर्ट में पूछा गया तो आप पैराग्राफ भी लिख सकते हो, 4 लाइन 5 लाइन, कुछ आधा पेज आप भर सकते हो मतलब कंटेंट लिख सकते हो, ठीक है। भरने का मतलब ये नहीं कुछ भी भर दोगे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करने हैं? एनी 10, कोई भी 10 करने हैं, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 3 क्वेश्चन, तो टोटल 30 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मेंशन द रोल ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इन एंजाइना। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का रोल पूछा गया है एंजाइना में। क्लियर है? तो क्या इसका रोल प्ले होगा? तो देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी।
ओके तो सेक्शन बी में पूछा गया है रोल ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंजाइना। तो एंजाइना कौन सी कंडीशन थी कि जब हमारे हार्ट पे ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है और चेस्ट पेन होता है, जिसमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे रहे हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये क्या करता है, कैल्शियम आयन के एंट्री को इनहिबिट करता है। भाई देखो, कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा एंजाइना की कंडीशन और खराब होगी। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम देंगे तो जो कैल्शियम आयन की एंट्री हो रही है वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से जो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, तो क्या होंगी, रिलैक्स होंगी। तो रिलैक्सेशन होगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो रिलैक्सेशन होगा, और ब्लड फ्लो जो रुक रहा था वो कंटिन्यू सही हो जाएगा। क्लियर है? वेसोडाइलेशन इफेक्ट हमें दिखेगा, कोरोनरी को कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करेगा, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करेगा, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हैं कि कौन कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जो कि एंजाइना में यूज किए जाते हैं। तो आप देख रहे हो डायहाइड्रोपायरिडीन, जिसमें एम्लोडिपिन आती है, निफिडिपिन आती है। ठीक है, नॉन डायहाइड्रोपायरिडीन्स हैं जैसे कि विरापामिल है, डिल्टियाज्म है। ये ड्रग्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करती हैं। अब क्लिनिकल यूज एंजाइना का, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का हम स्टेबल एंजाइना में, अनस्टेबल एंजाइना में, प्रिजमेंटल एंजाइना में यूज करते हैं। क्लियर है? इतना आपको लिखना है, प्लस साथ में आप लिखना चाहते हैं तो एडवांटेजेस लिख सकते हैं कि अदर एंटी एंजाइना ड्रग कौन सी है। कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, जैसे कि जो ब्रोंकोस्पाज्म कर रही हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं। साइड इफेक्ट्स आप लिख सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के, नहीं लिखेंगे तो इट्स ओके, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सप्लेन द फार्माकोथेरेपी ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। फार्माकोथेरेपी देनी है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की। जो CHF आपने सुना होगा, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है क्या? पहली बात तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक ऐसा क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें हार्ट जो है वो पंप सही तरीके से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बॉडी को बहुत ज़्यादा ब्लड की, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और हार्ट उतना सप्लाई नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हार्ट फेल हो जाता है। ठीक है, कौन कौन सा हम ड्रग को दे सकते हैं? तो डायबिटिक्स दे सकते हैं, एंजाइना हमारी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स दे सकते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। देखो, दो कंडीशन होती है हार्ट फेलियर की, हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से हार्ट में, ठीक है, और हो सकता है बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होने की वजह से। तो अगर रिलैक्सेशन है तो हम ऐसी ड्रग्स देंगे जो कि कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगी ताकि ब्लड फ्लो बढ़ सके, और अगर अगर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो हम ऐसी ड्रग्स देंगे जो कि कॉन्ट्रैक्शन को लूज कर सके, बीटा ब्लॉकर्स लाइक, है ना, डायरेटिक्स लाइक। नेक्स्ट हम दे सकते हैं एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट, डिजॉक्सिन हम दे सकते हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट हमें प्रोड्यूस करता है। वेसोडाइलेटर इफेक्ट, वेसोडाइलेटर ड्रग्स दे सकते हैं जिसकी नाइट्रेट्स हैं, हाइड्रोलाजीन है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स दे सकते हैं जैसे डेपाग्लिफ्लोजिन है, एम्पाग्लिफ्लोजिन है। ठीक है, नेक्स्ट है नेफ्राइलाइसिन इनहिबिटर्स, हम कुछ ये ड्रग्स दे सकते हैं। तो जितना आपको मैक्सिमम पता है उतना आप ड्रग्स इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है अब थर्ड की बारी, एक्सप्लेन फार्माकोथेरेपी ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। फार्माकोथेरेपी देनी है किसकी? हाइपरलिपिडीमिया की। तो हाइपरलिपिडीमिया क्या है? हाइपरलिपिडीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड के अंदर लिपिड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एलडीएल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और एचडीएल की क्वांटिटी कम हो जाती है। तो ये कंडीशन है, और हम ऐसी ड्रग्स देनी है हमें जिसमें जो एलडीएल है वो कम हो जाए और एचडीएल बढ़ जाए, क्योंकि एचडीएल हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो कौन कौन सी ड्रग्स को यूज किया जाता है? ठीक है, तो स्टैटिन्स को हम यूज करते हैं। स्टैटिन्स में हम एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स देते हैं, ठीक है, जो कि कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, एलडीएल को बनने को बंद करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइब्रेट्स दे सकते हैं, बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, आप जरूरी नहीं है आपको जितने मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर आपको सभी देने हैं, लेकिन हाँ इस तरीके से लिखेंगे तो अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देना है कि जो भी आप ड्रग लिख रहे हैं उसका एक एक दो दो लाइन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देना है। जैसे बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स है, वो क्या कर रही है? बाइल एसिड जो हमारे इंटेस्टाइन में है उसके रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो लीवर है वो बहुत ज़्यादा कन्वर्ट नहीं कर पाएगा कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में, जिसकी वजह से एलडीएल का जो कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा अब नहीं हो पाएगा।
नियासिन लिख सकते हैं आप, PCSK9 इनहिबिटर्स लिख सकते हैं, एजिटिमाइब लिख सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमें बहुत ज़्यादा कॉमन है वो लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का मैकेनिज्म क्या है, आपने सुना होगा, ये हिपैटिक ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो जो भी हमारे ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, ट्राइग्लिसराइड के क्वांटिटी जो बढ़ चुकी है ब्लड के अंदर उसको कम करते हैं। ठीक है, VLDL के सिक्रीशन को कम करते हैं। और कुछ कॉम्बिनेशन थेरेपी जैसे स्टैटिन्स और एजिटिमाइब जो कि बेटर कंट्रोल करता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को। तो ये आप इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं डिस्क्राइब कर रही हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ऐसा लंबा वीडियो बन जाएगा। आपको सिर्फ इतनी हिंट लेनी है कि कितना पढ़ना है ना। तो चलिए ठीक है, मेंशन द नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब जिस आप जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ है उसको बिना दवाइयों के किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, सबसे पहले तो ये हमारी क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें इन्फ्लामेशन होता है हमारे जॉइंट्स के अंदर। ओके, फिजिकल थेरेपी है, बहुत ज़्यादा फिजिकल थेरेपी आप करने से क्या होगा, और जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है हमारा आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसको आराम मिलेगा क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी मतलब फोकस इज ऑन टीचिंग पेशेंट्स हाउ टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज विदाउट स्ट्रेनिंग देयर जॉइंट्स। मतलब कुछ ऐसे अपने आसपास ऐसे टीचर्स रखना जो हमें ये सिखाएंगे कि बिना जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े हुए हम किस तरीके से जॉइंट्स को मूव कर सकते हैं। लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, हीट और कोल्ड थेरेपी हम ले सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, सर्जरी के थ्रू भी हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस को नॉन फार्माकोलॉजिकली ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ नोट ऑन ड्रग पल्मोनरी डिसऑर्डर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो सबसे पहले पल्मोनरी डिसऑर्डर क्या है। तो पल्मोनरी डिसऑर्डर हमारा एक इस तरह की कंडीशन है जब लंग्स में इन्फेक्शन या फिर कह सकते हो बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो गया है, लंग्स अफेक्ट करते हैं इस कंडीशन में। जैसे अस्थमा है, ठीक है, COPD है, निमोनिया है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। ये ऐसी कंडीशन होती हैं जिनमें लंग्स अफेक्ट करता है। तो ब्रोंकोडाइलेटर्स दे सकते हैं जो ब्रोंकोस को डायलेट कर दे ताकि सांस आना सांस जाना ईजी हो सके। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है जो कि इन्फ्लामेशन कम करेंगे। म्यूकोलाइटिक्स हैं जो कि म्यूकस को लूज करेंगे। एंटीबायोटिक्स है अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है लंग्स में तो उसको ट्रीट करेंगे। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट हैं जो कि ल्यूकोट्राइन्स इस तरीके की इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, उनको रिड्यूस करते हैं। पल्मोनरी वैसोडाइलेटर्स हैं, एंटीफाइब्रोलाइटिक एजेंट्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि पल्मोनरी डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th सेक्शन बी में, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा बेस्ड ऑन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। डिफरेंस बताना है इन दोनों के बीच में कि सिम्टम्स को लेकर आप किस तरीके से इनको आइडेंटिफाई करेंगे या डिफरेंस किस तरीके से आप बताएंगे। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉनिक का मतलब समझो बहुत ज्यादा घातक। तो इन्फ्लामेशन तो हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में हो रहा है। ठीक है, म्यूकस का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। एम्फाइसीना में क्या हो रहा है, जो एल्वियोलाई हैं लंग्स के अंदर छोटे छोटे एल्वियोलाई हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इलास्टिसिटी जो है वहाँ एल्वियोलाई की वो कहीं ना कहीं लूज हो रही है। ठीक है, प्राइमरी सिम्टम्स की बात करें तो बहुत ज्यादा कफ आ रहा है हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, लेकिन एम्फाइसीमा में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है जिसको हम बोलते हैं डिस्निया। ठीक है, एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन ये बहुत ज्यादा म्यूकस होने की वजह से होगा और यहाँ पर एल्वियोलर जो वॉल है वो डैमेज हो रही है, इस वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है। ठीक है, हाइपोक्सिमा हाइपर कैप्निया एक कॉमन सिम्टम है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का। वहीं अगर एम्फाइसीमा की बात करें तो ये बहुत रेयर होगा। बैरल चेस्ट की बात करें तो बैरल चेस्ट का मतलब कि कोई एयर ट्रैप नहीं हो रही है, नॉट टिपिकली प्रेजेंट। लेकिन एम्फाइसीमा में आप देख रहे हैं कि एयर की ट्रैपिंग हो जाती है हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से। वीजिंग, क्रैकल्स ये हमें साउंड देखने के लिए मिलते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में। वहीं अगर एम्फाइसीमा की बात करें तो डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, यहाँ पर कोई ऐसी ब्रेथ में हमारे सांस लेने में हमें ऐसा कुछ नहीं पता चलेगा कि ऐसा कुछ एम्फाइसीमा जैसी कंडीशन हो रही है। तो ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से हम पता लगा सकते हैं डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन फार्माकोथेरेपेटिक स्कोप
एंड रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। तो देखो फार्माकोथेरेपेटिक्स के बारे में पूछा गया है, स्कोप पूछा गया है फार्माकोथेरेपेटिक्स का, और रैशनल यूज ऑफ मेडिकेशन पूछा गया है। तो तीन चीजें पूछी गई है ना। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स तो फार्माकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें ड्रग की स्टडी की जाती है ताकि कोई डिजीज को ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और डायग्नोस किया जा सके। स्कोप क्या है, ड्रग सिलेक्शन में है, डोज को ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, मॉनिटरिंग थेरेपी में, प्रिवेंशन ऑफ ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स में कर सकते हैं, ठीक है। और भी आप क्लिनिकल ट्रायल्स में आप कर सकते हो या फिर पेशेंट केयर में कर सकते हैं। अब पूछा गया है तीसरा क्वेश्चन, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। तो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का क्या मतलब है? तो रेशनल ड्रग यूज ऑफ, या फिर कह सकते हो रेशनल यूज ऑफ मेडिकेशंस एप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट कंडीशन, कि जब कोई पेशेंट सही तरीके से ड्रग को यूज करता है तो पेशेंट की जो कंडीशन है वो अप्रोप्रिएट पता चलती है। अगर रेशनल यूज ऑफ मेडिकेशन बढ़ेगा तो सेफ होगी ड्रग, इफेक्टिव होगी, अफोर्डेबल होगी, एक्सेसिबल होगी, इंडिविजुअलाइज का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा होगा। तो ये है हमारे रेशनल यूज ऑफ मेडिकेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक्सप्लेन फार्माकोथेरेपी ऑफ ग्लूकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ग्लूकोमा के से रिलेटेड। तो ग्लूकोमा क्या है? अभी जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही है, इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ रहा है और हमारी आंखों का विजन लॉस हो रहा है, ठीक है। तो फार्माकोथेरेपी पूछी गई है, कहने का मतलब ट्रीटमेंट आप कैसे देंगे ना। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स आप दे सकते हैं जिसकी वजह से जो एक्वस ह्यूमर, जो अंदर जो प्रेशर बढ़ रहा है एक्वस ह्यूमर का, वो बाहर निकलने में, आउटफ्लो होने में हेल्प करेगा। बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं जो कि एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा। अल्फा 2 एनर्जिक एगोनिस्ट दे सकते हैं, ठीक है, जो कि ह्यूमर, जो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन हो रहा है उसको उसको रिड्यूस करेगा और जो प्रेशर जिसकी वजह से बढ़ रहा है उसका आउटफ्लो बढ़ा देगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हैं, ठीक है, क्रॉनिक एजेंट्स हैं, कोलिनर्जिक एजेंट्स हैं, सॉरी, रोकाइनेज इनहिबिटर्स हैं। तो ये हमारे ऐसी ड्रग्स हैं जो कि इंट्राओक्युलर प्रेशर को कम करते हैं और ग्लूकोमा की कंडीशन को ट्रीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इटियोलॉजी देनी है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देना है और ट्रीटमेंट देना है हाइपोथायरॉयडिज्म का। तो जब थायराइड ग्लैंड सही तरीके से थायराइड हार्मोन को सिक्रीट नहीं कर पाती हैं, वह कंडीशन हमारी हाइपोथायरॉयडिज्म होती है। इटियोलॉजी की बात करें तो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म ज़्यादातर कब हो रहा है? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से, पोस्ट सर्जिकल और पोस्ट रेडियो आयोडीन थेरेपी की वजह से। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसफंक्शन की वजह से, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। टर्शरी हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों हो रहा है? हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन की वजह से, कि जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, TRH है, उनका जो स्टिमुलेशन है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो फटीग, वेट गेन, ब्रेडिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, ठीक है, ठंड लगना, स्किन ड्राई होना, ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। रिप्रोडक्टिव की बात करें तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इनफर्टिलिटी है। स्किन और हेयर की बात करें तो बाल पतले हो जाएंगे, नेल्स टूटने लग जाएंगे, जो हमारी आईज हैं वो पफी सी हो जाएंगी, फूली सी हो जाएंगी। ट्रीटमेंट की बात करें तो लीवोथायरोक्सिन है, लीवोथायरोडिन है, कॉम्बिनेशन थेरेपी है T4 T3 की, ठीक है। और ये जिस टाइम हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट चलता है उस टाइम लगातार मॉनिटरिंग करती हुई होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉन्स डिजीज, ठीक है। तो देखते हैं तो क्रॉन्स डिजीज है क्या? क्रॉन्स डिजीज हमारी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, IBD जिसको हम बोलते हैं। बाउल डिजीज, बाउल में क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो रहा है जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को अफेक्ट करता है और इलियम कोलोन को इन्फ्लेम्ड करता है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है भाई? इन्फ्लामेशन हुआ है तो दर्द होना बहुत कॉमन है, डायरिया होना बहुत कॉमन है, वेट लॉस होगा, फटीग, थकान होगी, ठीक है, फिस्टुलाज और एब्सेसिस होगा। कहने का मतलब जो बॉल और जो हमारे पेट के जो आपस में जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो अर्थराइटिस, यूवाइटिस और स्किन इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन हमें देखने के लिए मिलेगी। बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में डाइट में आप चेंज कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल आप सपोर्ट ले सकते हैं, लाइक विटामिन B12, फोलेट, आयरन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। स्मोक को छोड़ना पड़ेगा, अगर स्मोक करते हैं स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, सर्जरी करवा सकते हैं,
तो ये सब है हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन मलेरिया। मलेरिया के बारे में हमें ब्रीफ में बताना है। तो मलेरिया क्या है? मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जो कि पैरासाइट के इन्फेक्शन से हो रही है। पैरासाइट कौन सा? प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, सभी को पता है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ओवेल एंड मलेरी। ठीक है, एंड प्लाज्मोडियम नोलेसी। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा फीवर होता है, आपको पता है, बहुत सर में दर्द होता है, शिवरिंग होती है, एनीमिया जैसी कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, ब्रेन में भी हो सकता है मलेरिया, किसी ऑर्गन में भी हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया अगर है तो हम आर्टीमीथर ल्यूमीफेंट्रिन से ट्रीट करते हैं। सीवियर मलेरिया है तो इंट्रावेनस आर्टिसोनेट हम ट्रीट करते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल से अगर है तो प्राइमाक्विन को ऐड करते हैं। प्रिवेंशन की बात करें तो मॉस्किटो को कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रोफाइलेक्सिस की बात करें तो डॉक्सीसाइक्लिन और मेफ्लोक्विन जिस टाइम ट्रेवल कर रहे हैं उस टाइम हम प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि आगे फर्दर हमें मलेरिया ना हो। चलिए सेक्शन नंबर सी की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड, जिसमें लिखा हुआ है एनी 6 क्वेश्चन करने, कोई भी 6 क्वेश्चन करने हैं, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लेन द पैथोजेनेसिस एंड फार्माकोथेरेपी ऑफ हाइपरटेंशन। तो पैथोजेनेसिस और फार्माकोथेरेपी पूछी गई है हाइपरटेंशन की। तो सबसे पहले डेफिनेशन, हाइपरटेंशन जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है हमारे बॉडी में। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पैथोजेनेसिस लिखनी है, किसकी वजह से हो रहा है? इंक्रीज्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से या फिर सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ने की वजह से क्या होता है? बीपी बढ़ जाता है। डिसरेगुलेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, अगर हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है तो भी बीपी हाई हो जाता है। एंडोथीलियल जो बहुत ज्यादा जो हमारे वेसोडाइलेटर्स हैं उनका अगर सही तरीके से काम नहीं हो रहा है तो भी बीपी बढ़ जाएगा। जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक्स में है अगर हमारे बीपी बढ़ना तो वो होगा ही, इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा नमक हम खा रहे हैं, लाइफस्टाइल हमारी बहुत ख़राब है, जंक फूड खा रहे हैं, या फिर कह सकते हो ऑल्टर्ड बेरोसेप्टर्स जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो भी बीपी हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फार्माकोथेरेपी की बात करें तो क्या क्या फार्माकोथेरेपी? फार्माकोथेरेपी का मतलब है किस किस ड्रग से ट्रीटमेंट आप देंगे। तो डायरेक्ट दे सकते हैं हम, एसी इनहिबिटर्स दे सकते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर, वेसोडाइलेटर, सेंट्रल एक्टिंग एजेंट्स। ठीक है, ये सारे के सारी ड्रग क्या करती हैं? हाइपरटेंशन को ट्रीट करती हैं। ठीक है, जैसे वेसोडाइलेटर की अगर हम बात करें तो वो क्या करेंगी? वेसल्स को डायलेट करेंगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करेगी। कैल्शियम चैनल की बात करें तो कैल्शियम चैनल क्या करेगा? कैल्शियम को इनहिबिट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करेगा। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर एसीई को इनहिबिट करेंगे ताकि 81 से 82 कन्वर्ट ना हो सके। तो इस तरीके से हर ड्रग का अपना अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं सेकंड की थर्ड में, डिस्कस द इटियोलॉजी। इटियोलॉजी देनी है, पैथोजेनेसिस देना है, साइन एंड सिम्टम्स देना है, किसके? पार्किंसंस डिजीज के और एल्जाइमर डिजीज के। तो चलिए देखते हैं एल्जाइमर डिजीज एंड पार्किंसन डिजीज। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्किंसंस डिजीज की। इटियोलॉजी क्या है? तो इटियोलॉजी क्या है? इडियोपैथिक फैक्टर की वजह से। कहने का मतलब है एग्जैक्ट कॉज और नॉन, मतलब पता नहीं क्यों हुआ है पार्किंसन लेकिन हो गया है। हो सकता है जेनेटिक की वजह से हो सकता है हमारा जो इन्वायरमेंटल है उसकी वजह से हो गया हो, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है, ड्रग की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो ये हमारी इटियोलॉजी है। पैथोजेनेसिस की बात करें कि क्या होता है एक्चुअली पैथोजेनेसिस में, तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का डीजेनरेशन हो जाता है। जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन के अंदर वो डैमेज होना शुरू कर देते हैं और ये धीरे धीरे ये कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट होती चली जाती है। ठीक है, लीवे बॉडी का फॉर्मेशन होता चला जाता है, डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो मोटर सिम्टम, देखो पार्किंसन ऐसी डिजीज है हमारे मोटर का और ब्रेन का जो कनेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मोटर सिम्टम की बात करें तो ब्रेडिकाइनेसिया, रिजिडिटी, रेस्टिंग ट्रीमर्स, ठीक है, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। नॉन मोटर की बात करें तो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ऑटोनॉमिक फंक्शन है कि ऑटोमेटिक जो हम फंक्शन काम करते हैं, जो बोल रहे हैं हम उस तरीके से हमारे हाथ चल रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगा, स्लीप हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये बात होगी हमारी पार्किंसंस डिजीज की। अब हम बात करते हैं एल्जाइमर डिजीज की।
तो एल्जाइमर डिजीज की इटियोलॉजी क्या है? हो सकता है एज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इस वजह से भूल भुलैया हो रही है। जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो सकता है कि हमारी यादाश्त बिल्कुल ख़त्म हो रही है। एपोलिपोप्रोटीन ई की वजह से भी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क बढ़ जाता है एल्जाइमर डिजीज़ का, और मे बी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी एल्जाइमर डिजीज़ हो जाती है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो एमिलॉइड बीटा प्लैग का क्या हो जाता है? डिपोजिशन हो जाता है हमारे ब्रेन के अंदर। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वहाँ पर एमिलॉइड बीटा प्लैग्स इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से एल्जाइमर डिजीज हो जाती है। न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स हो जाते हैं, एक्युमुलेशन होता है हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टॉप प्रोटीन का, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे ब्रेन का जो फंक्शन है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता चला जाता है। कोलिनर्जिक या फिर कोलिन का डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। हिप्पोकैम्पस और जो कॉर्टेक्स हमारा ब्रेन का जो पार्ट है वो काम नहीं कर पाएगा। ब्रेन एट्रोफी की वजह से, प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन की वजह से, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो अर्ली स्टेज में, शुरुआत में हमारी धीरे धीरे क्या होगी? मेमोरी लॉस हो जाएगी, हमें कुछ चीज़ें याद नहीं आएंगी, लैंग्वेज हमें समझ नहीं आएगी, हम कौन सी भाषा यूज़ करते हैं। अगर बीच वाली स्थिति में है तो क्या होगा? बिहेवियरल चेंज हो जाएगा, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स को हम भूल जाएंगे। अगर बहुत लेट हो गई है, कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो हमारी जो याद करने की जो क्षमता है वो बिल्कुल भूल भुलैया हो जाएगी, हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा, बिल्कुल ब्लैंक, ठीक है। मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द गाइडलाइंस फॉर प्रिस्क्राइबिंग ऑफ ड्रग टू पेडियाट्रिक्स। गाइडलाइंस देनी है जब पेडियाट्रिक्स को ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है, तो कौन कौन सी गाइडलाइंस है? देखो कौन कौन सी गाइडलाइंस मतलब क्या क्या चीज़ें मद्देनजर रखती हुई हमें पेडियाट्रिक्स को प्रिस्क्राइब करनी है। तो जो बच्चा है उसका वेट देखना है, एज देखना है, उसी के हिसाब से डोज को देखना है। डेवलपमेंटल कंसिडरेशन रखना है कि न्यूनेट है या फिर इन्फेंट है, ठीक है, दोनों में अंतर है कि बिल्कुल नवजात है या छोटा है, या फिर चिल्ड्रन है, कौन सी कैटेगरी में बच्चा आ रहा है, कौन से रूट से ड्रग देनी है, हार्मफुल मेडिकेशन को अवॉइड करना है, कौन कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है उसको ध्यान रखना है। कुछ ड्रग्स हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रख के हमें ड्रग प्रेस्क्राइब करनी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। मॉनिटरिंग देखनी है हमें, एडहेरेंस देखना है, और स्टैंडर्डाइज रेफरेंस देखना है कि पेडियाट्रिक ड्रग्स जो प्रेस्क्राइब की जा रही हैं कौन से रेफरेंस आ रही हैं। वो रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा हमने दिए भी सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी सिम्टम्स ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो पैथोफिजियोलॉजी देनी है, सिम्टम्स देने हैं और ट्रीटमेंट देना है डायबिटीज मेलाइटस का। तो डायबिटीज मेलाइटस ऐसी कंडीशन जब ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अब टाइप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो पॉलीयूरिया है, पॉलीडिस्पिया है। पॉलीयूरिया का मतलब है कि बार बार जो यूरिन में है क्या होगा, जो यूरिन का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, किसकी वजह से? हमारे यूरिन में ग्लूकोज होने की वजह से। पॉलीडिस्पिया है, डिस्पिया है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगना हुआ, ठीक है। पॉलीफेजिया हुआ, इंक्रीज्ड हंगर ड्यू टू सेलुलर स्टार्वेशन, जो बॉडी है, बॉडी के जो सेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इस वजह से बहुत ज़्यादा जो सेल हैं वो स्टार्वेशन कंडीशन में बहुत ज़्यादा भूखी हैं, इसलिए भूख लगना बहुत लाजमी है। वेट लॉस होगा, ब्लड विजन, फटीग, ठीक है। स्लो हीलिंग वुड्स, आपने देखा होगा कि जो घाव है वो सही तरीके से भर नहीं पाएंगे। बात करते हैं ट्रीटमेंट की, क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस की अगर हम बात करें तो जो कि इंसुलिन थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। रैपिड एक्टिंग लिस्प्रोएस्पार्ट हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म अगर हमें देना है तो ग्लार्गिन है, डेटरमिन है, ये हम ड्रग को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज को किस तरीके से ट्रीट करेंगे? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स हैं जिसमें बाइग्वानाइड्स हैं, सल्फोनाइल यूरिया है, DPP4 इनहिबिटर्स हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, इंसुलिन थेरेपी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलिएगा नहीं। गेस्टेशनल डायबिटीज है तो डाइट को कंट्रोल करना होगा, इंसुलिन थेरेपी हमें लेनी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर अगर हुआ है तो उसकी इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस एंड साइन एंड सिम्टम्स देने। तो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर कब हो रहा है? हो सकता है जेनेटिक फैक्टर की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, ठीक है, ओवर यूज ड्रग की वजह से,
अब बहुत ज़्यादा एज होने की वजह से, ऑटो इम्यून डिजीज होने की वजह से और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने की वजह से। ठीक है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब जैसे गाउट है, गाउट किसकी वजह से हो रहा है? जब यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। और मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर हमारी क्या है, जो स्केलेटल की मसल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं विकार आ रहा है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो क्या क्या हो सकता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, गाउट हो सकता है। अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो जॉइंट पेन है, स्वेलिंग है, ठीक है, मसल वीकनेस है, आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है, ये हमें कंडीशन देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट है डिस्कस द इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड फार्माकोथेरेपी ऑफ अस्थमा। देखो कितनी सारी चीजें पूछी गई हैं, तो आपको सभी चीजों के बारे में लिखना है। फर्स्ट इटियोलॉजी भी लिखेंगे, पैथोजेनेसिस भी लिखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स भी लिखेंगे, डायग्नोसिस भी लिखेंगे और फार्माकोथेरेपी भी लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं इटियोलॉजी। तो अस्थमा क्या है? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, हमारे जो सांस आना सांस जाना है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। ठीक है, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों की वजह से हो सकता है। इटियोलॉजी में जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी हो सकता है कि हो सकता है कोई फैमिली हिस्ट्री रही हो, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं कि हो सकता है कि आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हो, एलर्जन की वजह से हो सकता है, इरिटेंट हो सकता है, आप कोई स्मोक कर सकता है, तो कोई टोबैको खा रहा है, हो सकता है आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हो तो आपको एलर्जी हो गई हो, इन्फेक्शन की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, मेडिकेशन की वजह से हो सकता है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस में क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा, वही ऑब्वियस सी बात है, जो ब्रोंकस है उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है। ठीक है, जो हम एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो सकता है कि जहाँ पर हमारी सांस आ रही है जा रही है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स हमें देखने के लिए मिल सकता है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हमें देखने के लिए मिल सकता है, म्यूकस का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एयरवे रिमॉडलिंग हो जाती है। कहने का मतलब जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से जो वॉल्स हैं, जो ब्रोंकस की जो वॉल्स है जहाँ पर सांस आ रहा है जा रहा है वहाँ की वॉल्स थिक हो सकती है, इसकी वजह से इसको एयरवे रिमॉडलिंग बोलते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट में टाइटनेस, कफिंग, ठीक है, और स्पेशली एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग, मतलब बहुत ज़्यादा कफिंग होगी रात में या फिर सुबह उठते ही। कुछ चीज़ें ट्रिगर कर सकती हैं, जैसे कि एलर्जेंस, जैसे आप एलर्जेंस के कांटेक्ट में आएंगे तो चीज़ें ट्रिगर हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा कोल्ड की वजह से, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से। सीवियर अस्थमा सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा स्किन का जो कलर है वो डिसकलर्ड हो सकता है, साइनोसिस हो सकती है, इनएबिलिटी हो सकती है टू स्पीक फुल सेंटेंस, मतलब इतनी ज़्यादा आपको अस्थमा की कंडीशन बढ़ेगी अब आप पूरा सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। डायग्नोसिस की बात करें, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कोई फैमिली मेंबर को तो नहीं थी, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हुए होना चाहिए कि कितना खर की आवाज़ आ रही है, कितना इन्फ्लेमेशन हुआ है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, ठीक है, उससे देख सकते हैं। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट मीटर एक आता है, उससे हम देख सकते हैं। एलर्जी की टेस्टिंग हो सकती है, उससे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड को एक्सेल करके हम पता लगा सकते हैं कितना इन्फ्लामेशन हुआ है। फार्माकोथेरेपी की बात करें अस्थमा की, तो कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं जैसे साल्ब्यूटामॉल है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है, ठीक है, प्रेडनिसोलोन है। ये क्या करती हैं? ये यूज़ की जाती है क्विक रिलीफ में। अगर लॉन्ग टर्म कंट्रोल देखना है मेडिकेशंस का तो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, साल्मिट्रोल, फॉर्मिट्रोल हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग्स हैं, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स हैं, बायोलॉजिक्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट में। ठीक है, कुछ और ट्रीटमेंट भी है जैसे थियोफाइलिन है, एलर्जन इम्यूनोथेरेपी है जिससे हम यूज कर सकते हैं अस्थमा को ट्रीट करने के लिए। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है राइट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफ एपिलेप्सी। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देना है, ट्रीटमेंट ऑप्शन देना है एपिलेप्सी का। तो एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें बार बार सीजर अटैक आते हैं। ठीक है, फोकल सीजर है जिसको जनरलाइज सीजर्स हैं। ठीक है, और जनरलाइज सीजर में आप देख रहे हैं टॉनिक, आप इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो चलेगा क्योंकि यहाँ पर ऐसा टाइप नहीं पूछा गया है। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछा गया है, ट्रीटमेंट पूछा गया है। तो डेफिनेशन देने के बाद आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आप लिख सकते हैं, ट्रीटमेंट लिख सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? देखो, ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हम दे सकते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग की बात करें तो फिनेटोइन है, कार्बामेजेपिन है, वेलप्रोइड है। एडजंक्टिव ड्रग्स की बात करें तो लेमोट्रिग्रीन है। ठीक है, एब्सेंट सीजर में हम एथोसक्सिमाइड, वेलप्रोइड हम दे सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात की जाए
तो हम जो कीटो डाइट बोलते हैं, कीटो डाइट, तो कीटो डाइट को ले सकते हैं। वेगस नर्व का स्टिमुलेशन कर सकते हैं, सर्जरी हो सकती है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट की बात करें स्टेटस एपिलेप्टिकस की, तो डायज़ेपाम हम ड्रग दे सकते हैं ना। लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं कि जो स्लीप है उसको हमें पूरी रखनी चाहिए, अल्कोहल हमें कम इनटेक करना चाहिए, लाइट के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा जो फ्लैश लाइट पड़ रही है हमारी आंखों में, फ्लैश जो पड़ता है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें हमें अडहेर रहना है, ये भी एक कंडीशन है ट्रीटमेंट सही होने का। तो यहाँ पर हमारी CSVT के जो हमारे क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, 6 क्वेश्चन करने थे, हमने सातों के सातों एक्सप्लेन किए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर आता है और इस तरीके से आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को, अपने इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कोई और क्वेश्चन के साथ हम प्रेजेंट हो, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।